नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2 दिसंबर आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के पूरे पेपर का धांसू एक्सप्लेनेशन। अगर आप अगले शिफ्ट या आने वाले दिनों में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रश्न ही नहीं बताएंगे बल्कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, क्या पैटर्न रहा और अगली शिफ्ट में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आरआरबी ग्रुप डी के पल पल अपडेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर, जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो देखिए, जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला जो बनी है ये यहाँ पर सना मीर बनी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किस खिलाड़ी को नामित किया गया था? यह आपसे पूछा गया था, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में यहां पर 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में ये सुभाषिस बोस, यानी कि ये इनको नामित किया गया था। तो ऑप्शन डी सुभाषिस बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में अगर पूछ लिया जाए कि महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है, तो सौम्या गुगलोत को चुना गया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्वश्रेष्ठ उच्च या पुरुष वर्ग में पूछ लिया जाए तो इसमें कोच कौन सा प्रमुख है, तो यहाँ पर खालिद जमील को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार दिया गया है। वहीं पर महिला वर्ग के सर्वश्रेष्ठ कोच के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर सुजाता कार को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के रूप में सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा गोलकीपर के बारे में अगर बात करूं तो ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ये आपके पुरुष वर्ग में यहाँ पर विशाल कैथ जी रहे हैं, और महिला वर्ग में जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रही हैं वो एलंगबाम पंथोई चानू जी रही हैं, ये महिला वर्ग में यहाँ पर रही हैं। वहीं अलग अगर मैं बात करूं इमर्जिंग प्लेयर्स के रूप में तो यहाँ पर सबसे होनहार खिलाड़ी जो हैं ये आपकी ब्रिसन फर्नांडिस पुरुष वर्ग के रहे, और महिला वर्ग में तो ये आपकी तोईजाम थोई विस्ना चानू जी रही हैं। ये पॉइंट आपको लर्न करते हुए रखना है। और ये स्थान ये मतलब दिया कहां पर गया था, तो ये पुरुष समारोह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से, 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियंस डे की थीम क्या है? ये आपसे थीम पूछी जा रही, जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्व महासागर दिवस यानी कि ये प्रत्येक वर्ष आपका 8 जून को बनाया जाता है। और 2025 में जो इसका विषय जो थीम रहा था ये वंडर सस्टेन अस रहा था। व्हाट, अगर हिंदी में बात करूं तो ये वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है उसे बनाए रखना, ये विश्व महासागर दिवस का ये थीम एक रखा गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ ये किसके द्वारा किया गया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 69वें नेशनल स्कूल गेम का शुभारंभ या उद्घाटन पूछ लिया जाए ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर पेमा खांडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, वात्सल्य योजना किससे रिलेटेड था? वात्सल्य योजना इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे संबंधित है? जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बताऊंगा, वात्सल्य योजना ये भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। और ये जो योजना है ये आपके 2 मुख्य सरकारी योजनाओं से संबंधित है। एक तो आपका यहाँ पर बच्चों के लिए पेंशन योजना, और दूसरी यहाँ पर बाल संरक्षण और विकास से जुड़ी हुई योजनाओं से ये संबंधित है। जहाँ पर अगर हम लोग बात करें एनपीएस वात्सल्य नाबालिगों के लिए एक पेंशन खाता है, जबकि मिशन वात्सल्य बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर व्यापक पहल है। ये आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर बच्चों के संरक्षण और कल्याण से दिया गया था। तो ऑप्शन
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो एनएचआरसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष रहे हैं ये न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम है। तो ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पदभार कब ग्रहण किए थे? तो ये 23 दिसंबर, यहाँ पर 23 दिसंबर 2024 को यहाँ पर पदभार ग्रहण किए थे। और ये यहाँ पर अगर बात करें एनएचआरसी के अध्यक्ष बनने से पहले ये न्यायमूर्ति राम जो सुब्रमण्यम है ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वर्तमान में एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं ये कितने नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ये आपके 9वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं, यानी इसका जो नया डायरेक्टर है ये किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? तो जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के जो नए अध्यक्ष हैं ये दीपक बगला को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका दीपक बगला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ तो अटल जो मिशन है ये नीति आयोग का एक प्रमुख पहल है और इसका जो उद्देश्य है ये भारत में नवाचार, स्टार्टअप ऑफ संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो ये फैक्ट भी आपको माइंड मेकअप में करते हुए चलना है। अगला पूछा गया था कि यहाँ पर छाती गुहा जो चेस्ट कैविटी होती है ये निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है? विच इज द फॉलोइंग ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन कैविटी। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हूबहू आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँ जो छाती गुहा है ये आपका पसलियों से जो है घिरा हुआ होता है जिसको रिब्स बोलते हैं। और इस गुहा में आपका हृदय जो हार्ट और फेफड़े आपके होते हैं वो स्थित होते हैं। और वहीं पर अगर अग्नाशय पूछ लिया जाए तो अग्नाशय भी दिया गया था। अग्नाशय और जो गुर्दा होता है ये पेट की गुहा में होता है। और इसके अलावा अगर मैं पसलियों की बात करूं तो ये गर्दन के भाग में होती है ना कि छाती में होती हैं। तो इसलिए आपका छाती के बारे में पूछा गया था कि छाती गुहा ये है निम्नलिखित में से किस अंग में स्थित होती है? तो ये आपका हृदय यानी कि हार्ट में होता है। तो ऑप्शन बी आपका हृदय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था एक इजी सा क्वेश्चन कि यहाँ पर यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है, दूरी आपकी 17 मीटर दी गई हो तो ध्वनि की उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं इजी सा फार्मूला आपको लगाना होता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ पर कितनी दी गई है? डिस्टेंस आपकी 17 मीटर दी गई है और आपकी स्पीड कितनी दी गई है? चाल ये 340 मीटर दी गई है। 340, 17 को 340 से जब आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो हमारा कितना निकल करके आएगा? 0.05 सेकेंड आपका निकल करके आएगा। तो ऑप्शन बी आपका 0.05 सेकेंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स। अल्कोहल ग्रुप का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है? जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अल्कोहल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें आपके हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो होते हैं किसी कार्बन यौगिक से जुड़े होते हैं। मतलब अल्कोहल का जो कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर OH आपका ऑप्शन सी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर अल्कोहल का सामान्य सूत्र पूछ लिया जाए क्या होता है तो R भैया OH होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और अगले शिफ्ट में अगर कीटोन समूह से अगर पूछ लिया जाए तो इसका फंक्शनल ग्रुप ये CO होता है। वहीं एल्डिहाइड ग्रुप का ये CHO होता है। कार्बोक्सिलिक जो होता है ये COOH होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में माइंड मेकअप करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीकरण अपक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन हूबहू दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं ऑक्सीडेशन जो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग ये किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अन्य तरीकों से भी आपको पहचाना जा सकता है, पहचान सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन में आपके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है यानी ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का हटना होता है। ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होती हैं यानी ऑक्सीकरण जो होता है। वहीं अगर यहाँ पर रिडक्शन की मैं बात करूँ अपचयन, इसके विपरीत रिडक्शन में होता है। इसमें आपके जो होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना होता है जो कि यहाँ पर रिडक्शन में दिया गया है। ये फैक्ट आपको माइंड मेकअप करते हुए चलना है। और इसमें आपसे पूछा गया था ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका नंबर पक्का है। कह रहा है मैं आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था। देखिए सितंबर 2025 में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक KC वीरेंद्र
पेपी और अन्य के पास यहाँ पर लगभग 21 किलो सोना चांदी की छड़ें और सोने के आभूषण जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 24 करोड़ थी। जब जब्त किए गए यहाँ पर छापामारी किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पुनः क्वेश्चन कह रहा है आपका 2025 में सितंबर 2025 में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पेपी और अन्य के पास लगभग यहाँ पर 21 किलो सोना चांदी की छड़ें और सोने की आभूषण जिनकी अनुमानित जो कीमत है ये लगभग आपकी 24 करोड़ थी, जो कि यहाँ पर जब्त किए गए थे। और ये छापामारी जो की गई है ये किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो छापामारी है ये आपकी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत यहाँ पर की थी। यहाँ पर छापेमारी की गई थी जिसमें अवैध सट्टाबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में ये छापामारी की गई थी। और यहाँ पर ऑप्शन में जो ईडी दिया भी गया था, तो ईडी जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में कर्नाटक और ये जो है ये कंफ्यूज। मैं आपको बता दूं जुलाई 2025 में कर्नाटक में लोकायुक्त ने 5 अधिकारियों के कार्यालय और आवासों पर छापे मारे थे, जिसमें से 24 करोड़ रुपए की संपत्ति जो थी वो जब्त की गई थी। तो अगर जुलाई 2025 का करंट अफेयर पूछा गया होगा तो इसमें आपका कर्नाटक सही हो सकता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये सितंबर वाला पूछा गया तो भैया यहाँ पर ईडी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पर आप लोग देख लीजिएगा, जिस प्रकार से आपसे पूछा गया हो मैंने आपको दोनों माध्यम बता दिए हैं। अगला एक आपका पूछा गया था करंट अफेयर से कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के समन्वय के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये आपसे पूछा गया था, जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 जून 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा ये ICRER यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया था। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपदा प्रबंधन आपातकालीन घटनाओं और संकट की स्थितियों में विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच यहाँ पर रिपल नहीं रियल होना चाहिए, रियल टाइम समन्वय सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस दिया गया होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन यानी कि रिप्रोडक्शन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। तो बताइए किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि आपकी होती है। जहां पर ये 4 ऑप्शन आपके हूबहू दिए गए थे, इसी प्रकार से दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो लैंगिक जनन या अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही यानी कि सिंगल ही जनक से एक ही सिंगल पेरेंट से संतति उत्पन्न होती है। और ये प्रक्रिया तेज, सरल और कम समय में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न कराती है। और इसमें आपका जो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक का जो निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है ये नहीं होता, इसलिए आपकी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो जाती है, सबसे अधिक देखने को मिलती है। और यही आपसे पूछा भी गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो ये लैंगिक जनन में ये 2 जनकों की इसमें आवश्यकता होती है और प्रक्रिया जो होती है ये जटिल और समय साध्य भी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला पूछा गया था यहाँ पर आंख का कौन सा भाग वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करती है। विच पार्ट ऑफ आइज कंट्रोल फोकसिंग अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर सिलेरी मसल्स जो होती हैं ये आंख के लेंस की यहाँ पर वक्रता को ये बदलती रहती हैं। और ये जब वस्तु पास में होती है, निकट में होती है, तो ये जो मांसपेशियां होती हैं ये संकुचित हो जाती हैं और लेंस ये आपका मोटा हो जाता है। और जब वस्तु दूर होता है तो मांसपेशियां जो हैं शिथिल हो जाती हैं और लेंस आपका पतला हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को यहाँ पर एकोमोडेशन यानी कि समंजन भी कहा जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो ये आंख का कौन सा भाग वस्तु की दूरी के अनुसार फोकस को यहाँ पर नियंत्रित करता है। तो आपका सिलेरी मसल्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सिलेरी जो मांसपेशियां होती हैं वो फोकस को नियंत्रित करती हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन
परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द थिंकिंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सोचने के लिए मस्तिष्क का जो मुख्य भाग है ये आपका अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क को होता है, और ये जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है, और ये जो संचित विचारों, यादों, नियोजन और तर्क भावनाओं को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो ऑप्शन में आपका सेरिब्रम दिया भी गया होगा। तो यहाँ पर प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि ये आपसे कथन पूछा गया कौन सा सही, जहां पर हूबहू ये आपके 4 ऑप्शंस भी दिए गए थे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर सही कथन दिया गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो नीचे जाने पर यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका है ये बढ़ता है, और ऊपर जाने पर यानी कि पृथ्वी की सतह से दूर होने पर ये आपका गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये घटता रहता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है नीचे जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर ये कम होता है यानी कि घटता है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुरुषों में की जाने वाले वैसेक्टोमी के समान महिलाओं में वह कौन सी शल्य क्रिया है जिसमें महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है। जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर काट या बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा वैस्कोटॉमी जो होता है ये पुरुषों में किया जाने वाला एक स्थायी गर्भ निरोधक उपाय है, जिसमें यहाँ पर शुक्राणु नली वेस्ट डिफरेंस को काट या बांध दिया जाता है। यहाँ पर इसी प्रकार महिलाओं में ये आपका ट्यूबेक्टॉमी यानी कि ट्यूबल लिगेशन जो होता है ये किया जाता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर या फिर बांध कर यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। और इससे होता क्या है, इसमें जो अंडाणु या शुक्राणु का जो मिलन होता है वो नहीं हो पाता है, अतः जो आपका गर्भधारण है वो भी रुक जाता है। और ये एक स्थायी नहीं महिला नसबंदी भी माना जाता है। यानी जिस प्रकार आपके पुरुष में वैक्सोटॉमी होता है उसी प्रकार महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, और इस शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी यानी कि ट्यूबल लिगेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था एल्युमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस रासायनिक समीकरण को आपको बताना था कि कौन सा रासायनिक समीकरण आपका संतुलित किया गया यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर जब आप चारों ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर ये 3 है, 2 है, कर लीजिएगा। तो एल्युमिनियम क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 1। और इसके बाद एल्युमिनियम क्लोरीन को देखोगे तो आपका इधर ये भी आपका बैलेंस्ड नहीं है। ऑप्शन डी में आप जब देखोगे तो आपका बैलेंस्ड, यानी कि जब ऑप्शन बी को आप देखोगे तो इधर भी आपका 2 एल्युमिनियम है और इधर भी 2 एल्युमिनियम है। इसके अलावा 6 क्लोरीन इधर भी हो गया और 6 क्लोरीन इधर भी हो गया, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो इस इक्वेशन है ये आपका एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ये फैक्ट भी आपको माइंड मेकअप करते हुए चलना है। अगला पूछा गया था क्वेश्चन की किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स में निम्नलिखित में से क्या समान और क्या अलग होता है। जो समस्थानिक होता है उसमें क्या समान होता है और क्या आपका अलग होता है, जहां पर इस प्रकार के हूबहू 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। तो देखिए आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक की अगर मैं बात करूं तो समस्थानिक में यहाँ पर प्रोटॉन की जो संख्या होती है, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये समान होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर और द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार जो होता है आइसोटोप में ये भिन्न हो जाता है। इसलिए आपका यहाँ पर समान और भिन्न पूछा गया था। तो इसमें परमाणु संख्या यहाँ पर समान होता है और यानी कि द्रव्यमान संख्या ये डिफरेंट होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टाइप से पूछा गया था ये हो चुका है। कह रहा अप्रैल 2025 में पेरिस मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती थी। स्पर्धा यानी कि जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पेरिस मैराथन 2025 का जो आयोजन है ये 13 अप्रैल 2025 को हुआ था, और इसमें महिलाओं में इथोपिया की यहाँ पर विदातु हिरपा ने जो महिलाओं की ये जो स्पर्धा जीती है। तो ये आपका किस ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर वेदातु हिरपा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर पुरुष स्पर्धा के बारे में पूछा जाए तो पेरिस मैराथन 2025 में पुरुष स्पर्धा यानी कि यहाँ पर पुरुष इवेंट में यहाँ पर जो है कीनिया की
केन्या के बेनार्ड बी वॉट ने जीता है। तो ये आप लोग नाम ओरल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पादप में फ्लोएम और जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जो यहाँ पर इसका प्राथमिक कार्य है, ये क्या कार्य क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य जो है, ये जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों तक पानी और खनिज लवणों का परिवहन करना होता है। जबकि फ्लोएम का प्राथमिक कार्य यहाँ पर पत्तियों में बने भोजन शर्करा को पौधे के अन्य भागों में पहुँचाना होता है। ये पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने कवर करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था। तो फ्लोरीन का यहाँ पर आपका सिंपल एफ होता है, फ्लोरीन का जो सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का पूछा गया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फ्लोरीन ये एक आपका कार्बन का एक एलोट्रॉफ है, और इसके अलावा यहाँ पर इसका सबसे प्रसिद्ध जो रूप होता है, ये आपका बकमिस्ट फ्लोरीन जो होता है, ये सबसे प्रसिद्ध रूप होता है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, ये C60 होता है, यहाँ पर 60 कर लीजिएगा। और इसकी संरचना जो होती है एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये फुटबॉल के जैसा होता है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, और इसमें आपके 20 हेक्सागोन्स और 12 यहाँ पर पेंटागोन्स होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको लर्न करते हुए चलना है, यानी कि फ्लोरीन का जो आपका रासायनिक सूत्र जो केमिकल फार्मूला होता है, ये C60 होता है। तो ऑप्शन सी आपका C60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था, H आयंस यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता का किसी विलयन यानी सॉल्यूशन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H प्लस आयन की जब भी बात की जाए, तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, H प्लस आयन देने पर घोल में pH यहाँ पर कम हो जाएगा, और घोल जो है ये आपका अधिक एसिटिक यानी कि अम्लीय हो जाता है। और जब किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, तो उसकी अम्लीयता भी बढ़ती है, जिससे pH मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ये आपका H प्लस आयन की सांद्रता मतलब कि बढ़ाने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। तो ये आपका किस में दिया गया है, आप लोग बताइए किस ऑप्शन में आपका दिया गया है। ऑप्शन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की क्षारीय हो जाती हैं, या फिर H प्लस आयन की सांद्रता घटने पर विलयन अम्लीय हो जाता है, या फिर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन अम्लीय हो जाता है। H प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्राकृतिक प्रकृति पर कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन चारों में से कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो ये ऑप्शन में आपको क्लियर देखना होगा। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया था, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर यह आपका विलयन अम्लीय हो जाता है, और pH मान जो है ये आपका कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है। तो ऑप्शन सी वाला जो भी स्टूडेंट लगाए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था कि यहाँ पर निम्नलिखित में से लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। लेंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर इस प्रकार के 4 ऑप्शंस भी आपको दिए गए थे। तो लेंस के स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस अगर देखें, तो ऑप्शन में आपका दिया गया था कि यहाँ पर जो है अवतल लेंस में एक ही वक्रता त्रिज्या होती है, तो जो कि यहाँ पर R1 R2 होता है, जो आप लोग देखे होंगे स्पेरिकल लेंस में। तो ये आपका जो कथन है ये आपका सही दिया गया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक डायमेटालिक सब्सटेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक द्विप्रमाणिक यहाँ पर है। तो जहाँ पर इस प्रकार के हूबहू आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक अगर द्विप्रमाणिक की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो इसका अर्थ ये होता है कि पदार्थ के अणु में एक ही तत्व की यहाँ पर 2 परमाणु अणु उपस्थित होंगे, यानी कि 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो कि डायटॉमिक। यानी ऑक्सीजन जो आपका है ये नॉन मेटल है, और ये प्राकृतिक रूप से O2 अनुक्रम में पाया जाता है। और वहीं अगर मैग्नीशियम सोडियम ऑप्शन में भी दिया गया हो, तो मैग्नीशियम और सोडियम जो है ये मेटल जो कि धातु होती है, तथा ये द्विपरमाणु अणु के रूप में नहीं पाई जाती है, डाई एटॉमिक के रूप में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर इसके अलावा कुछ सामान्य अगर डाई एटॉमिक्स द्विप्रमाणिक तत्व की बात करें, तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया। ये सारे जो है ये आपके डाई एटॉमिक यानी कि द्विप्रमाणिक जो है, और ये पॉइंट भी आपको लोग लर्न करते हुए चलना। तो ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका ऑक्सीजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस आज के एग्जाम में पूछे गए थे, रियल वाले क्वेश्चन। जब भी आपका एग्जाम लगा हो, आप लोग वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चंस को ज़रूर दीजिए, हमें बताइए। तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चंस करवाएंगे, एनालिसिस करवाएंगे, और क्लास की यहाँ पर PDF भी आपको मिल जाएगी अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपके जिस एग्जाम में हो, तो आप लोग वहाँ पर से उन क्वेश्चन को हमारे तक जरूर शेयर कर लीजिएगा। आप लिख करके हमें जरूर मतलब शेयर करिएगा वीडियो।
अगर आपको पसंद आई हो तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पर इसी प्रकार से डेली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं आगे आने वाले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।